अजीज़ बच्चों, खैर मकदम है आपका DSCJ होम क्लासेस में। आपने प्रीवियस लेसन में न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ा। आज हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में आपने पढ़ा किस तरीके से फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से प्लांट्स जो है अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, इसलिए उनको ऑटोट्रॉफ कहते हैं। और ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं अपनी न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर, जैसे प्लांट्स पर, तो इसलिए ह्यूमन बीइंग्स को हम हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। और यहाँ पर जो न्यूट्रिशन होती है किस तरीके से होती है, सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा न्यूट्रिशन की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक्स द फूड, यूटिलाइज द फूड एंड गेट्स द एनर्जी। कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुराक लेता है, उसको यूटिलाइज करता है और फिर उससे एनर्जी हासिल करता है। दैट एनर्जी इज यूज्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, रिपेयरमेंट ऑफ द बॉडी एंड ऑल द अदर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो ह्यूमन बीइंग में जो न्यूट्रिशन होती है वो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर न्यूट्रिशन होती है, उसके लिए क्या सिस्टम है। तो आज हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम, कंसिस्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड। तो डाइजेशन जो है वो एलिमेंट्री कैनाल के जरिए से और इसके एसोसिएटेड ग्लैंड के जरिए से होती है। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स को देखेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक है और क्या है। सबसे पहला पार्ट है इसका माउथ, और माउथ के अंदर सैलिवरी ग्लैंड है, और फिर एसोफेगस जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, और फिर जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम स्टमक कहते हैं। अजीज बच्चों, ये स्टमक है और स्टमक का कनेक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, और स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ी हुई हैं लार्ज इंटेस्टाइन के साथ, और लार्ज इंटेस्टाइन जो हैं वो एनस के साथ जुड़ी हुई हैं। और इसके साथ जो एसोसिएटेड ग्लैंड है, एक तो इंटेस्टाइन के अंदर अपनी ग्लैंड्स हैं, दूसरा स्टमक के अंदर ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं, और तीसरा जो बाहर से इसको ग्लैंड है जिसको हम पैनक्रियास कहते हैं और लीवर कहते हैं, जो इसके एसोसिएटेड एलिमेंट्री कैनाल के एसोसिएटेड ग्लैंड है जो डाइजेशन में मदद करते हैं। अब हम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को देखेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज डाइजेशन। इट इज द प्रोसेस बाय विच complex food is broken down into simple molecule। यानी डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम कम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, और वो कम्प्लेक्स फूड चूंकि इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपल फॉर्म में। वो सिंपल फॉर्म जो होती है वो सॉल्युबल फॉर्म में वो सॉल्युबल फॉर्म होती है। जैसे कम्प्लेक्स फूड जो हम लेते हैं उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, उसके अंदर फैट्स होते हैं, उसके अंदर विटामिन्स होती हैं। ये सारी की सारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये इनसॉल्युबल फॉर्म में होते हैं। ये जो है हमारे सेल को एक्सेप्टेबल नहीं है, और हमारा ब्लड जो है इनसॉल्युबल फॉर्म को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता है। जैसे मैं आपको एक मिसाल दे दूंगा कि जब हम खाना खाने के लिए तैयार होते हैं तो सबसे पहले हम कच्चा खाना नहीं खा सकते, चावल हम खा नहीं सकते, राजमाश कच्ची हम खा नहीं सकते। उसके लिए एक प्रोसेस हमें पहले करना पड़ता है कि उसको पकाना पड़ता है, क्योंकि वो पकाया हुआ खुराक जो है हमारे माउथ को, हमारे एलिमेंट्री कैनाल को एक्सेप्टेबल है। बिल्कुल इसी तरीके से कि जो सेल के लिए वैसा ही स्टार्च है जैसा हमारे लिए कच्चा चावल का दाना है, तो स्टार्च को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें सिंपल फॉर्म में, ग्लूकोज फॉर्म में, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फैट्स को ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उस प्रोसेस के लिए, उस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं, और उसके लिए, उस प्रोसेस को डाइजेशन के लिए हमारे पास एक एलिमेंट्री कैनाल है जिसके जरिए से यह सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले दोबारा फिर मैं एक बार आपको बताऊंगा व्हाट इज डाइजेशन। इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपल फॉर्म एंड इट टेक्स फ्रॉम इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ। देखिए, सबसे पहले जब हम खुराक लेते हैं, कुछ खाना लेते हैं, तो हम उस खुराक को माउथ में लेते हैं जिसको हम इंजेक्शन ऑफ फूड कहते हैं। द टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द माउथ इज कॉल्ड इंजेक्शन।
इंजेक्शन में क्या होता है कि इस यहाँ पर मैकेनिकल डाइजेशन होती है कि दांतों के जरिए से खुराक को चबाया जाता है, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है, इसको हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। और फिर यहीं से डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन भी स्टार्ट होती है कि मुंह के अंदर, हमारे मुंह के अंदर सलेवरी ग्लैंड हैं जो सलाइवा सेक्रेट करते हैं। आपने देखा हमारे मुंह में दिन भर जो है कंटिन्यूसली पानी आता है, दैट इज कॉल्ड सलाइवा। और सलाइवा के अंदर जो होते हैं वो सलेवरी एमाइलेस होता है जो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को मेल्टोस में, यानी शुगर में। सबसे पहला स्टेप यहाँ पर है। और जब यहाँ पर थोड़ी सी डाइजेशन हुई तो फिर ये स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड पास्ड थ्रू द फूड पाइप इनटू द स्टमक। अब ये फूड जो है यहाँ पर आ गया, किसके जरिए से? एसोफेगस के जरिए से। और ये एसोफेगस के जरिए से कैसे फूड पास होता है? द वॉल ऑफ द एसोफेगस contract and expand. Due to the contraction and expansion of wall of esophagus, the food is passed into the stomach, and that contraction and expansion of wall of the stomach is called peristaltic movement. तो एसोफेगस जो है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन करता है, जिसके जरिए से फूड जो है स्टमक में पहुंच जाती है। अब स्टमक का स्टेप आ गया, पहला स्टेप माउथ में आ गया, दूसरा स्टेप एसोफेगस के जरिए से फूड जो है पास हो गया आपके स्टमक में। यहाँ स्टमक जो है, स्टमक कंसिस्ट ऑफ 3 ट्यूबुलर ग्लैंड। इट कंसिस्ट ऑफ 3 ट्यूबुलर ग्लैंड। नंबर 1, the one it releases the gastric juice which consists of hydrochloric acid। जो gastric juice ये रिलीज होता है यहाँ पर, इसके जो ग्लैंड रिलीज करते हैं उसमें सबसे पहली चीज जो होती है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। उसके बाद पेप्सिन और म्यूकस, ये 3 चीजें यानी यहाँ स्टमक में रिलीज होती हैं, गास्ट्रिक जूस के जरिए से रिलीज होती हैं। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम ये है कि वो यहाँ पर इस फूड मीडियम को, जो यहाँ पर खुराक आई, इसको एसिडिक मीडियम में चेंज कर देता है। एसिडिक मीडियम इसलिए यहाँ जरूरी है क्योंकि यहाँ पर एक एंजाइम रिलीज होता है पेप्सिन, वो तब तक काम नहीं करता है जब तक ना उसका मीडियम एसिडिक होगा। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स द environment of stomach acidic and makes the medium acidic, and in this process pepsin converts the protein into dipeptide। और इसी दौरान जो है पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइपेप्टाइड में ब्रेक डाउन करता है, और साथ में म्यूकस जो है वो इसको लिक्विफाई करता है फूड को। और दूसरा ये काम करता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ रिलीज होता है वो नुकसान भी पहुंचा सकता है स्टमक, वॉल ऑफ स्टमक को। तो इसलिए स्टमक जो है साथ साथ में म्यूकस भी रिलीज करता है जो इसकी वाल को प्रोटेक्ट करता है, जो स्टमक वाल को प्रोटेक्ट करता है डैमेज से। तो फिर 3 घंटे तक यहाँ पर खुराक रहती है, और इस 3 घंटे के दौरान ये सारा प्रोसेस हो जाता है, एंड देन food that is semi solid food passed into the intestine। और यहाँ पर अब ये खुराक रुका कैसे, इसकी रेगुलेशन कैसे हुई कि ये खुराक 3 घंटे यहाँ रुका और फिर उसके बाद यहाँ चला जाएगा। दैट इज रेगुलेटेड बाय द स्पेशल टाइप ऑफ मसल। दीज मसल्स आर कॉल्ड स्पिंटर मसल्स। These are ring type specialized muscles which regulate the passage of food from stomach to intestine। यहाँ पर ये बताया गया है, these sphincter muscles are ring shaped muscles that relax and tighten to open and close the passage। ये रिंग शेप्ड मसल्स यहाँ पर होते हैं जिनको हम SPHIN स्पिंटर मसल कहते हैं। ये क्लोज, ये टाइट और रिलीज होते हैं, ये कभी रिलीज होते हैं और कभी टाइट होते हैं,
जिसकी वजह से खुराक जो है यहाँ पर रुक जाता है। जब ये टाइट हो जाता है तो यहाँ पर खुराक रुक जाता है, और जब इसकी डाइजेशन कंप्लीट हो जाए, यहाँ पर डाइजेशन हो जाती है, तो फिर जब ये लिक्विफाइड हो जाता है, ये पेस्ट की शक्ल में पूरा बन जाता है, तो फिर वो पेस्ट शक्ल जो है यहाँ स्पिंटर मसल ओपन हो जाता है और खुराक जो है आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर इंटेस्टाइन में आ जाती है। और ये स्पिंटर मसल जो है यहाँ पर भी होते हैं और फिर अनस पर भी होते हैं। देखिए, अगर ये स्पिंटर मसल यहाँ नहीं होते तो फिर जो हम खाते वो तो हमेशा चलता रहता, लेकिन इनका काम है, इनकी एक ये ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स हैं जो कभी रिलैक्स होते हैं और कभी टाइट होते हैं, और पैसेज को कभी ओपन कर देते हैं और कभी क्लोज कर देते हैं। जब जरूरत पड़ती है तब ओपन कर देते हैं और जब जरूरत नहीं होती है तब इसको टाइट करके रखते हैं। तो अगर ये यहाँ पर स्पिंटर मसल यहाँ पर नहीं होते तो कभी कभार अगर हम उल्टा हो जाते तो सारा खुराक वापस मुंह में आ जाता, लेकिन इसका काम है कि यहाँ पर इसको ये कंट्रोल कर लेता है। तो खुराक जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गई, और इसके दौरान यहाँ पर दो ग्लैंड हैं। नंबर 1 दैट इज लिवर। द लिवर प्रोड्यूसेस द बाइल जूस एंड दैट बाइल जूस इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, और ये गॉल ब्लैडर जो है स्टोर करके जब जरूरत पड़ती है बाइल डक्ट के जरिए से ये बाइल जूस जो है रिलीज करता है इंटेस्टाइन में। और जब ये इंटेस्टाइन में रिलीज हो जाता है, जो ही खुराक यहाँ से पास हो जाती है इंटेस्टाइन में, ये एसिडिक मीडियम से खुराक आई है और ये एसिडिक नेचर की होती है, तो यहाँ से बाइल जूस रिलीज हो जाता है जो इस फूड स्टफ को जो एसिडिक नेचर का होता है इसको एल्कलाइन कर देता है। यानी इसका काम है बाइल जूस का, कि बाइल जूस जो है इट इज बिकॉज इट इज एल्कलाइन इन नेचर एंड साल्टी, इट मेक्स द फूड एल्कलाइन। तो ये यहाँ पर फूड को एल्कलाइन कर देता है। और दूसरा काम बाइल जूस का क्या है कि बाइल जूस इमल्सिफाई और ब्रेक डाउन द फूड फैट्स इनटू डाइसैकेराइड्स। तो यहाँ से डाइजेशन फैट्स की शुरू हो गई कि बाइल जूस के जरिए से ये जो है इमल्सिफाई हो जाते हैं और ब्रेक डाउन हो जाते हैं डाइसैकेराइड में फैट्स। नंबर 1 यहाँ प्रोटीन, और यहाँ पर जब रिलीज हो गया बाइल जूस तो फैट जो है वो डाइसैकेराइड में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसके 2 फंक्शन हो गए बाइल जूस के। उसके बाद आ गया पेनक्रियास जो है वो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, और उस पेनक्रियाटिक जूस में 3 किस्म के एंजाइम होते हैं। एक को हम कहते हैं पेनक्रियाटिक एमाइलेस, जो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को मेल्टोस में, क्योंकि फूड में कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स है। अब यहां पर स्टार्च जो है इसको कन्वर्ट करता है एमाइलेस एमाइलेस जो है पेनक्रियाटिक एमाइलेस ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू मेल्टेस, एंड ट्रिप्सिन द सेकंड एंजाइम रिलीज्ड बाय द पेनक्रियाटिक जूस by the pancreas is trypsin that breaks down the protein into dipeptides or polypeptides. Now next, third important enzyme released by the pancreas is lipase. The lipase breaks down the emulsified fat into glycerides. इसका काम है, लाइपेस का काम है। तो आपको ये याद रखना है कि पेप्सिन का क्या काम है, म्यूकस का क्या काम है, बाइल जूस का क्या काम है, एमाइलेस का क्या काम है, और कौन सा एंजाइम कहां पर रिलीज हो रहा है, आपको ये याद रखना है। लाइपेस चूंकि पेनक्रियास रिलीज करता है, इट ब्रेक्स डाउन द इमल्सिफाइड फैट इनटू ग्लिसराइड्स। नाउ थर्ड स्टेप इज डाइजेशन इन द इंटेस्टाइन। डाइजेशन इन द इंटेस्टाइन इज द कंप्लीट डाइजेशन। यहां पर कंप्लीट डाइजेशन होती है और उसके बाद तमाम कॉम्प्लेक्स फूड जो है बिल्कुल सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाता है, जो फिर हमारे कैपिलरीज के जरिए एब्जॉर्ब होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटेस्टाइन में कौन कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं। इंटेस्टाइन वाल के अंदर जो ग्लैंड है वो कौन कौन से एंजाइम रिलीज करते हैं। नंबर 1 मेल्टेस, दैट मेल्टेस इज एन एंजाइम विच ब्रेक डाउन मेल्टोस इनटू ग्लूकोज, और यही ग्लूकोज जो है सिंपलर फॉर्म में है। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म।
और यही फार्म जो है इस खुराक जो है इस फार्म में एब्जॉर्ब हो सकता है। नंबर सेकंड इज सुक्रेज दैट कन्वर्ट्स that break down the sucrose into glucose, and third one is lipase that converts lactose into glucose. This is the digestion, the conversion of complex or breakdown of complex food into simpler food. Now एक और एंजाइम है यहाँ पर पेप्टाइडेज, जो डाइपेप्टाइडेज, जो यहाँ पर ट्रिप्सिन के जरिए से प्रोटीन डाइपेप्टाइडेज में चेंज हो गए थे। अब इन डाइपेप्टाइडेज को पेप्टाइडेज जो है अमीनो एसिड में चेंज करते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द प्रोटीन, अमीनो एसिड, जो अब एब्जॉर्ब हो सकती हैं। और इन मीन टाइम लाइपेज एक्ट्स ऑन द फैट्स एंड कन्वर्ट्स द फैट्स इनटू ग्लिसरॉल, एंड दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फैट्स। अब स्टार्च जो है ग्लूकोज में तब्दील हो गया, सुक्रोज जो है ग्लूकोज में तब्दील हो गया, प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में चेंज हो गई, और फैट्स जो है ग्लिसरॉल्स में चेंज हो गए, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो गए। कंप्लीशन, अब डाइजेशन जो है यहां पर कंप्लीट हो गई। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन, कि दीज सिंपल मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, एंड ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड। कि ब्लड कैपिलरीज जो हैं इस इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हैं, जो इसकी सरफेस एरिया को बहुत बढ़ाती हैं, और उस सरफेस एरिया में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जिन ब्लड कैपिलरीज के जरिए से ये सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और दीज डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड एंड पास्ड इनटू द ब्लड। इनको एब्जॉर्ब किया जाता है और ब्लड में पास किया जाता है, एंड रीच टू द सेल। दिस इज कॉल्ड द एसिमिलेशन। यानी एब्जॉर्प्शन के बाद जब ये ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करता है इस फूड को सेल तक, एंड इन द सेल एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब देखिए कि एक तरफ से यहां ब्लड एब्जॉर्ब कर रहा है सिंपल मॉलिक्यूल को, और उसको ट्रांसपोर्ट करके सेल तक पहुंचा रहा है जहां पर फूड की जरूरत होती है और जहां पर ये एनर्जी रिलीज होती है। तो फूड जब यहां पर सेल पर पहुंच गई, तो सेल में दूसरी तरफ से जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, तो रेस्पिरेशन के जरिए से हम हमारे अंदर जब ऑक्सीजन चला जाता है, तो ब्लड ही उसको भी कैरी कर लेता है, और ऑक्सीजन जो है वो भी सेल तक पहुंच जाती है। तो एसिमिलेशन हमने कहा, द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड, पास्ड इनटू द ब्लड एंड रीच द सेल वेयर एनर्जी इज रिलीज्ड, जहां पर एनर्जी रिलीज होती है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द सेल ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन आ गया और यहां पर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हुई। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मींस oxidation of food is also called as slow combustion. Slow combustion of food. During this oxidation, the energy is released, and that energy is used for maintenance of the body, repairment, and other processes of the body. So this is all about the digestion. एक चीज यहां पर भूल गया कि जो फूड यूटिलाइज नहीं हो रहा है या एक्सेस फूड तैयार हो गया, दैट फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म दैट फूड इज स्टोर्ड इन लिवर इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन एंड इज यूटिलाइज्ड व्हेन नीडेड। तो ये आपके डाइजेशन के बारे में था कि इसमें सबसे पहले इंजेक्शन होती है, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, और फिर इजेक्शन ऑफ फूड दैट इज नॉट एब्जॉर्ब। तो लास्ट का स्टेप जो है इसकी इजेक्शन है, कि जो अनएब्जॉर्ब फूड है उसको बाहर निकालना है, एंड दैट इज थ्रोन आउट बाय द रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम एंड द अनस। दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेशन।